हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में आप सबका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1। दिस इज द पार्ट 2। हम एक पार्ट में अराउंड 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं चैप्टर 1 के, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम उसका पार्ट 2 एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 के बाद हमारा चैप्टर 1, जिसके अंदर 2 यूनिट हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप सबको जो नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है एमसीक्यू की, आपको पसंद आ रही होगी। एंड अगर आप मुझसे पूछें एक एज अ टीचर और एज अ बड़ा भाई, तो आप जितनी ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ज़्यादा रियल एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें कि भाई आपको क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या क्या आपके पास ऑप्शन और हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहां पर देखो 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है प्लस और एक ऑप्शन है आइकॉनिक। आई एम श्योर कि जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है ये क्या है, और मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बोलता हूं कि भाई अगर आप लोगों को जो आपको फ्री सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आपको फ्री रिवीजन क्लासेस मिल रही हैं और आपको फ्री एमसीक्यू प्रैक्टिस की सीरीज मिल रही है, इसके बाद भी अगर आपको कुछ एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स खरीदना है, तो आपके पास डेफिनेटली 2 ऑप्शंस हैं। वन इज प्लस एंड सेकंड इज आइकॉनिक। क्या क्या मिलेगा आपको? आपके सामने लिखा है। प्लस में क्या मिलेगा? आपकी स्क्रीन पे है। आइकॉनिक में क्या मिलेगा? आपकी स्क्रीन पे है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यस, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। कोड है मेरा साहिल एम, यानी कि साहिल मदान। मदान से सिर्फ एम हमने चूज किया है। तो आप मेरा कोड डाल के एक सूटेबल डिस्काउंट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको नीड नहीं है तो इट्स अप टू यू। आपको जो ठीक लगे आप करो। हम अपना मेन आज का मुद्दा स्टार्ट करते हैं। सो आज भी हम क्लास में 30 एमसीक्यूज सोल्व करेंगे। ऐसे चलते चलते हम अपने एग्जाम के आने तक, जो मेरा टारगेट है, हम 1000 एमसीक्यूज डिस्कस कर लें। इन एमसीक्यूज के अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ मिक्स हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम इसके साथ में ही स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर वाइज नहीं होगा, चैप्टर वाइज उसमें नहीं होगा। बाकी आई विल ट्राई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैक्स का वो कवर करवा दूं इस सीरीज के अंदर। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। यहां पर जो कीवर्ड है, दिस इज मार्केट इकोनॉमी। यहां पर कीवर्ड है हमारा मार्केट इकोनॉमी। तो जो भी आप कभी भी एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने कीवर्ड देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। मोस्टली बच्चे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो नीचे 4 ऑप्शन में से देखो, जो 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी या 1 2 3 4, उनमें से आपको एक आंसर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे बढ़िया बात यह होती है कि आपके सामने आंसर है, बस आपको ढूंढना है। लेकिन आपके सीए फाउंडेशन में 2 मुसीबत है, 2 चैलेंजेस हैं। वन, एक करेक्ट आंसर ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव यही है। सेकंड चैलेंज आपका यह है कि आपको गलत नहीं करना। गलत करने से आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपकी एक नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर किसी बच्चे को यह नहीं पता कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम में जहां पर एमसीक्यू है वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो यह बात भी अपने माइंड में आप बिठा लो कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। यू कैन से 25% की नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आसान बताऊं, तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करके आते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इससे सिंपल नहीं समझा सकता आपको मैं। तो क्वेश्चन है, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। वी हैव 4 ऑप्शंस। द फर्स्ट इज वोटिंग डन बाय कंज्यूमर्स। कोई लॉजिक नहीं है, वोटिंग क्यों होगी भाई मार्केट इकोनॉमी के अंदर? कोई हम इलेक्शन थोड़ी करा रहे हैं, तो गलत हो गया। सेकंड, अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री मार्केट, वी आर टॉकिंग अबाउट, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्री मार्केट की। फ्री मार्केट को आप कंपेयर कर सकते हो किससे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। अब अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो हम सब जानते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर
सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सारे डिसीजन नहीं लेती, वो सिर्फ मिनिमल रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। लेकिन जो एक्चुअली मार्केट इकोनॉमी के अंदर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर, मोस्टली जो मार्केट में या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आएगी तो वो डिपेंड करेगा कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे। इसका सिंपल मतलब ये है, जो कंज्यूमर को चाहिए वो मार्केट में बिकेगा, जिस चीज की ज्यादा डिमांड है वो मार्केट में बिकेगी, सिंपल बात है। तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है जी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई व्हाट इज फ्री मार्केट। देखो हर क्वेश्चन के अंदर आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे लगा आपको करना चाहिए, जिससे कि अगर आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में आए, जो कि कई बार आता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम अगर पढ़ लेते हैं क्या है भाई, अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज वन विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन और रेगुलेशन। इन अ प्योरली फ्री मार्केट बायर्स एंड सेलर्स अराइव एट प्राइसेस बेस्ड ओनली ऑन सप्लाई एंड डिमांड। जब सिर्फ सप्लाई और डिमांड की बात हो रही है दोस्त, तो वहां पर गवर्नमेंट इंटरफेशन का कोई पॉइंट नहीं है, वहां गवर्नमेंट कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएगी। कैपिटलिज्म फ्री मार्केट का एक टाइप है। फ्री मार्केट का एग्जैक्टली मतलब है जहां पे गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। अगर हम उससे प्रैक्टिकली पूछोगे सर यहां ऐसा कौन सी कंट्री है जहां पे ऐसा होता है, तो ऐसा कहीं नहीं होता। चाहे मैं यूएसए की बात करूं, चाहे मैं साउथ कोरिया की बात करूं, चाहे मैं जर्मनी की, यूके की बात करूं, कहीं की बात करूं, हर जगह पे गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। कहीं पे ज्यादा इंटरफेरेंस है, कहीं पे कम इंटरफेरेंस है। जैसे इंडिया के अंदर इंटरफेरेंस ज्यादा है, यूएसए में कम है, चाइना के अंदर पूरा ही इंटरफेयर है। तो वो समझेंगे भाई तीनों इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया के अंदर फॉलो करी जाती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने बहुत जरूरी है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का होगा सी, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिटरमाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज द प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आपसे यहां पर ये पूछा गया कि यहां पर क्या है, कि यहां पर क्या आएगा। तो भाई सिंपल पॉइंट यहां पे समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, मुझे ऐसा भी लगता है। दोबारा पढ़ते हैं। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज द प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ठीक है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होते हैं, मतलब किस चीज को देख के एलोकेट किया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई की बात तो सही है, डिमांड एंड सप्लाई से होगा क्या, प्राइस में चेंज आएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो मेन चीज देखी जाती है वो देखा जाता है प्रॉफिट, वो देखा जाता है प्राइसेस। प्राइसेस के अकॉर्डिंग प्राइसेस को प्रिंसिपल मीन मान के, प्राइसेस को या प्रॉफिट को प्रिंसिपल मीन्स मान के रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। दैट इज हमारा आंसर होगा प्राइसेस। देखो इस क्वेश्चन में ना डाउट क्या होगा कि सर डिमांड भी तो हो सकता है, सर सप्लाई भी तो हो सकता है, एफिशिएंसी होने का कोई पॉइंट नहीं है। देखो डिमांड और सप्लाई सब चीज प्राइस पे डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। जिस प्रोडक्ट के प्राइसेस ज्यादा एक दुकानदार को मिल रहे होंगे वो उसकी सप्लाई बढ़ा देगा। मार्केट इकोनॉमी के अंदर मेरे पास अगर दो चीजें हैं खरीदने के लिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात अगर मैं करूं, मेरे पास दो चीजें हैं खरीदने के लिए, मेरे पास दो पानी के ग्लासेस मुझे खरीदने हैं, मेरे सामने दो ऑप्शंस हैं और दोनों की यूटिलिटी सेम है, मेरे दोनों काम के हैं, मेरे दोनों काम चल जाएंगे। तो वहां पर मैं उस प्रोडक्ट का प्राइस देखूंगा कि प्राइस जिसका कम होगा मैं वो खरीद लूंगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना बेसिक, हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या पढ़ते हैं कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज द सिंपल बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। दैट इज आवर आंसर शुड बी, एंड आवर आंसर इज डी, प्राइसेस। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using the market system? देखो whenever you read this term market system, तो इसका मतलब है आपका, यहां पर हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, यहां पर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। मार्केट सिस्टम को हम कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, फ्री मार्केट सिस्टम, ये सब बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग द मार्केट सिस्टम। कि भाई सिंपल क्वेश्चन कर देता हूं, बड़ा क्वेश्चन समझ के डरना नहीं है, क्वेश्चन सिंपल कर दो। तो मार्केट सिस्टम के अंदर
डिसएडवांटेज पूछी गई है, सिंपल क्वेश्चन ये है। देखो ये इसका बेसिक एक कीवर्ड है, हियर इट इज डिसएडवांटेज। इसको समझ लो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक कैपिटलिज्म की डिसएडवांटेज ढूंढ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। पढ़ते हैं डिसएडवांटेज। यहां पर मैं बोलूंगा आपको ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना सीखो। चलो सीखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर ए पढ़ते हैं। इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एकदम ऐसा ऑप्शन है ये वाला कि कुछ समझ नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा है, छोड़ दो इसको। सेकंड पढ़ते हैं बी। पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइसेस। फ्री मार्केट के अंदर आपको अपनी चॉइस के गुड्स मिलते हैं। इट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और यू कैन से मार्केट सिस्टम। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे हम डिसएडवांटेज की बात करें, बट इट इज वन ऑफ द एडवांटेज कि हमें कंज्यूमर को अपनी चॉइस के गुड मिलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, लेकिन एक मार्केट सिस्टम में कैपिटलिज्म इकोनॉमी के अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करेंगे कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे, कैसे यूज होंगे। तो बी तो नहीं हो सकता। सी पढ़ते हैं। मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड। गलत पॉइंट है। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर है, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो भाई जो प्रॉफिट होगा मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, प्रॉफिट रिवॉर्ड ही तो हुआ। तो ऑप्शन गलत है। प्रॉफिट्स विल टेंड टू बी लो, बिल्कुल गलत है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, मार्केट सिस्टम का, फ्री मार्केट सिस्टम का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव, मोटिव सबसे बड़ा यही है कि प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कम तो हो ही नहीं सकते, प्रॉफिट ज्यादा होंगे कम होंगे ये अलग बात है, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि प्रॉफिट कम एक डिसएडवांटेज है, ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट ज्यादा होता है कैपिटलिस्ट में, मार्केट सिस्टम में, ये एडवांटेज है। तो हमारा अगर मैं बी, सी और डी को, मुझे ये पता लग गया कि बी, सी और डी गलत है, तो मेरे पास ऑप्शन बता सिर्फ एक ए। तो ए हमारा यहां पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक चीज सिखाई है, दैट इज एलिमिनेशन टेक्निक, कि अगर आपको आंसर नहीं भी आता, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता लग रहा कि करेक्ट क्या होगा, तो ट्राई करो गलत क्वेश्चन ढूंढने का। अगर आप गलत ऑप्शन में ढूंढ लेते हो ना कि ऑप्शन गलत कौन से हैं, चार में से अगर हमें तीन ऑप्शन ढूंढ लिए कि भाई ये तीन गलत है, तो ये वाला जो बच गया यही सही होगा। इनकम्स विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो नहीं हो सकता। इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होगी, इसका पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, है ना, कि ये एक डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज नहीं है। पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइसेस, ये एडवांटेज है, दिस इज नॉट डिसएडवांटेज। ये तो पॉइंट ही नहीं है, वो तो वहां पर चॉइस मिलती है। तो यहां पर ए, इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये देखा गया है बहुत बार कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, देखो आपने ये टर्म कई बार सुनी होगी कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। रिचर्स, जो रिचर आर गेटिंग मोर रिचर, that rich people are getting more richer and poor people are getting more poor. Simple. पॉइंट सिर्फ इतना मेरा कहने का यहां पर यह है कि मार्केट सिस्टम में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ये एक डिसएडवांटेज ढूंढी गई है कि इनकम का अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट सिस्टम में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा मार्केट में लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा, जिसके पास पैसा कम है वो बढ़ ही नहीं पाएगा आगे, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो बढ़ता रहेगा, जिसके पास पैसा कम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू अ मार्केट सिस्टम। अगेन मार्केट सिस्टम, अगेन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कैपिटलिज्म। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। देखो ये डिटरमाइन कर लिया, देखो यहां पर क्या है ना, यहां पर 30 क्वेश्चन एक चैप्टर से हैं, वहां पर एक चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। मानो ये सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके रियल पेपर में, तो अब क्या पता कि भाई 5वां क्वेश्चन अगर चैप्टर 1 से आया तो हो सकता है कि 5वें के बाद 46th क्वेश्चन चैप्टर 1 से आएगा। तो वहां पर ये डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। एक मच्छर बार बार तंग कर रहा है मुझे। तो मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब है ये जानना और क्वेश्चन में समझ लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने डिटरमाइन कर लिया मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कैपिटलिज्म, यानी कि फ्री मार्केट सिस्टम। अब पढ़ते हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मार्केट इकोनॉमी को डिफाइन नहीं करती। फर्स्ट, फर्म डिसाइड हुम टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, एकदम करेक्ट है भाई, ये तो मार्केट सिस्टम में होता है, तो ये डज नॉट अप्लाई होगा, ये इट डज अप्लाई, तो ये हमारा गलत होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता।
फर्म एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। भाई डज नॉट क्यों होगा, ये तो होगा ना। कैपिटलिज्म के अंदर, फ्री मार्केट के अंदर लोगों का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म्स टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम। बिल्कुल ठीक है, आपके पास चॉइसेस है, आपके पास चॉइस है कि आप कहां काम करोगे और जो आप इनकम कमा रहे हो उससे क्या खरीदोगे, उससे कहां यूज करोगे। आपने गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी है, सेविंग करनी है, सिप करनी है, म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, बच्चों की शादी में लगाने हैं, उड़ा देना है पैसे को, क्लब जाना है, पार्टी करनी है, ट्रैवल करना है, पैसों में आग लगानी है। इट एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द हाउस होल्ड, डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब तीनों गलत, हमारा आंसर अगर मैं नहीं भी पढ़ूंगा भाई तो भी करेक्ट हो जाएगा ना, पढ़ लेते हैं फिर भी। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेज दैट गाइड द डिसीजन ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड। ये तो देखो, इट डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी, दैट इज वाई हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, बचता है सिर्फ मेरा डी। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर मैं लॉजिकल भी देखूं तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज से मार्केट नहीं चलती। फर्म्स और हाउस होल्ड अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर से, मार्केट में सिस्टम से डिसीजन लेते हैं, वो गवर्नमेंट पॉलिसी से डिसीजन नहीं लेंगे। अब अगर आपको बोल दिया जाए, फिर आ जाए मच्छर यार, अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आज आपने रेड कलर की शर्ट पहननी है, या फिर आप घर के 4 लोग हो, 4 में से 2 लोग रिलायंस कंपनी में काम करेंगे, 4 में से 2 लोग टाटा कंपनी में काम करेंगे, उसके अलावा आप कहीं काम नहीं कर सकते। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, उन्हें वी हैव टू फॉलो एंड देन सब कुछ हम डिसाइड करते हैं, लाइफ में मौज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। कोई हमारे पास गवर्नमेंट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो हमें दबा के रखता हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, अगेन अब यहां पर मार्केट सिस्टम खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की। एंड वेन एवर द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द मिक्स्ड इकोनॉमी, ओनली थिंक अबाउट इंडिया, ओनली थिंक अबाउट इंडिया। सो इंडिया इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी हमने आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी चूज करी थी, और अभी भी हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी से ही काम चलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, मार्केट में प्रोडक्ट कौन सा बिकेगा, प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस क्या क्या होंगे, एवरीथिंग इज डिसाइड बाय द मार्केट इटसेल्फ। मार्केट फोर्सेस, प्राइवेट प्लेयर, मार्केट सिस्टम अपने आप डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। बट इफ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट का रूल क्या है, देन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, एंड एवरीथिंग इज डन अंडर और एज पर दोज रूल्स, दोज लॉज और दोज रेगुलेशंस। आपको लॉज, रूल्स, रेगुलेशन के अंडर रह के सारे काम करने हैं। लेकिन मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट का कोई ऐसा डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है या डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। उनका कंट्रोल रेगुलेशन से है, उनका कंट्रोल रूल से है, उनका कंट्रोल कानून से है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब यह होता है कि दोनों प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक प्लेयर दोनों साथ में मिलकर चलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पढ़ते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैंने आपको बोला ना अभी कि भाई प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हो, सारे काम सेंट्रल अथॉरिटी कैसे कर सकती है। सेकंड, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। गलत। गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, तो इकोनॉमिक डिसीजन भी गवर्नमेंट लेगी। सी, इकोनॉमिक डिसीजंस आर पार्टली टेकन बाय द स्टेट एंड पार्टली बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस है, अब इकोनॉमिक डिसीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पार्ट में डिवाइड करता हूं इकोनॉमिक पॉलिसीज में, एक पार्ट में डिवाइड करता हूं मार्केट फोर्सेज में। डिमांड एंड सप्लाई बोल लो, मार्केट के प्राइस बोल लो, क्या बेचना है, कितना बेचना है, किसको बेचना है, ये आपको कोई गवर्नमेंट आके नहीं बताएगी। मानो मैं एक दुकान खोलता हूं, है ना, मानो मैं एक दुकान खोलता हूं और मैं दुकान में क्या बेचूंगा, किसको बेचूंगा और कितना बेचूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो अपनी दुकान में मैं नहीं रख सकता। मैं ड्रग्स नहीं बेच सकता। ड्रग्स का मतलब दवाइयां भी होता है, लेकिन मैं उस ड्रग्स की बात कर रहा हूं जो हमें बेचना अलाउड नहीं है, जो गवर्नमेंट ने बोला कि आप उसको नहीं बेच सकते। जैसे मैरिजुआना बोल लो, हमारे देश में मैरिजुआना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद अलाउड नहीं है बेचना, सिर्फ मेडिसिनल यूज के लिए अलाउड है। तो अगर मैं एक दुकान खोल जाऊं, मैं सिर्फ खुलेआम ऐसे ड्रग्स बेच रहा हूं, नशे का सामान बेच रहा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे पकड़ के ले जाएगी ना गवर्नमेंट। तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करके आप बिजनेस करो, आप नौकरी करो, दुकान चलाओ, बड़ी
फैक्ट्री खोलो, बड़ा ऑफिस खोलो, बड़ी कंपनी खोलो, आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी, बट आपको नॉर्मल गवर्नमेंट के रूल्स मानने पड़ेंगे। जैसे टैक्स पे करना होगा टाइम से, जीएसटी पे करना होगा टाइम से, आपका टीडीएस कटेगा अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो, ये सब रूल आपको गवर्नमेंट के मानने पड़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट, सो नाउ द क्वेश्चन कम फ्रॉम वेरी लॉजिकल पार्ट कि सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ, कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की क्या होती है। देखो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, मैं आपको बताता हूं क्या, सिंपल, कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यही सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की, कि भाई आपके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, आपकी डिमांड, आप हमारे वांट्स ह्यूमन बीइंग के अनलिमिटेड है। पहले में ऐसा लगता था दुनिया में कि फॉरेस्ट खत्म ही नहीं हो सकते, अनलिमिटेड है, हमने फॉरेस्ट का एकदम सत्यानाश कर दिया। अब सब बोलते हैं ना कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पहले से अगर ध्यान दिया होता तो पेड़ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो पोल्यूशन इतना फैल जाएगा कि हम ही पोल्यूशन से मर जाएंगे। अब अलग अलग तरह के कैंपेन चलते हैं, पोल्यूशन मत करो, सेव अर्थ, सेव एनर्जी। पहले हमें समझ नहीं आया कि हम, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, फ्रेश वाटर है, हमें लगा कि भाई अबेंडेंस है, कि भाई इतना पानी है कि भाई कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन अब हमें समझ आया कि भाई लिमिटेशन है ड्रिंकिंग वाटर की भी। तो हमने अब उसको लिमिट में यूज करना स्टार्ट किया। हम उसको, अब पीने का पानी आपको पैसे देकर खरीदना पड़ता है, 20 रुपए लगते हैं कम से कम 1 लीटर पानी खरीदने के लिए, अगर आपको पानी वाली बोतल से खरीदना है तो। नहीं तो और महंगे महंगे, विराट कोहली का पानी तो कितने हजारों का आता है, बड़े बड़े स्टार्स वो ब्लैक वाटर पीते हैं, पता नहीं क्या है उस पानी के अंदर, वैसे मुझे पता है उस पानी के अंदर क्या है, वो अलग टॉपिक है। तो नॉर्मल बात है, कहने का यह है कि भाई एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या होता है, अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो मार्केट में इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी काम ही नहीं कर सकती। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी का मतलब यह है कि आपके पास जो टोटल रिसोर्सेज हैं उन्हें आप कैसे यूज करोगे, कैसे मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सिंपल पढ़ते हैं कि इन सब बातों में से क्या हमारे ऑप्शन में को आंसर निकल के आता है। ऑप्शन नंबर ए, कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमिक्स, कोई पॉइंट नहीं है इस बात का। गारंटिंग दैट प्रोडक्शन अकर्स इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, कोई कोई मतलब नहीं बात का। गारंटिंग अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम फॉर एवरी सिटीजन, इसका कोई मतलब ही नहीं सेंट्रल प्रॉब्लम से। लास्ट पढ़ते हैं, एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज, सिंपल, ये 3 वर्ड बता देंगे कि ऑप्शन सही है। अगर ये ऑप्शन ए भी होता ना तो मैं बाकी बिना 3 पढ़े करेक्ट लगाया था इसको। एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट सोसाइटीज अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स आर सेटिस्फाई इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करनी है और उसको बेस्ट मैनर में करना है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो सके। कि अगर मानो कि मेरी इनकम 50,000 रुपए है तो मुझे उस 50,000 रुपए को ऐसे यूज करना है कि मैं उसमें से सेव भी कर लूं, घर का खर्चा भी चला लूं, घर का रेंट भी भर दूं, गाड़ी की ईएमआई भर दूं, बच्चों के स्कूल की फीस भर दूं। मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भरनी, लेकिन जिनके बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं। एक हाउस होल्ड में कहते हैं ना कि देखो, एक हाउस होल्ड का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर एक हाउस होल्ड का मतलब है 5 लोग, पति पत्नी 3 बच्चे, ये मतलब है हाउस होल्ड का। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे, आई एम श्योर कि आपने पहले इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीजें पढ़ी भी होंगी, लेकिन बच्चे का होता है ना, बच्चे ध्यान नहीं रखते, बच्चों को याद नहीं रहता, तो कोई बात नहीं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, दैट एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट सोसाइटीज अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स आर सेटिस्फाइड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और आपको मैं एक बात बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपने ये एमसीक्यू सीरीज ध्यान से समझ ली, ध्यान से पढ़ ली ना, और हमने सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ सोल्व करते गए, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके 80% क्वेश्चन रियल पेपर में मैं यहीं से सोल्व करवा दूंगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अब सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी के बारे में तो पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली मींस द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस दैट अकर्स बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मींस वी हैव अनलिमिटेड डिजायर, देखो बार यहां पे लिखा ना, we have unlimited desires but the means to satisfy that desires is limited। तो हमें क्या चूज करना है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। देखो ये वट लिख दिया यहां पे, दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस, यहां पर आएगा आपका हाउ टू प्रोड्यूस एंड
फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करें, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस कि क्या बनाया जाए, कैसी को क्या मशीनरी ज्यादा यूज करनी है, लेबर ज्यादा यूज करनी है, कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाना है, हमारा कस्टमर बेस क्या है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं किसके लिए बनाओ। ठीक है ना। अब मानो मैं एक कंपनी स्टार्ट करता हूं डीएसएलआर कैमरा बनाने की, और मैं सोचता हूं कि मेरे कस्टमर वो लोग हैं जो 8th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा। और मानो कि मैं किड्स वियर बनाऊं और मैं टारगेट करूं सब मेल्स को जिनकी एज 50 साल से ज्यादा है, क्या मतलब है इस बात का, कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो ना मेरे दोस्त, तो वहां पे आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, यह डिसाइड करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन अ, कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहां पर चूज की जाती है। देखो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मैं आपसे ना एक बात और करता हूं। देखो एक क्वेश्चन आपको मैंने बोला कि हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे, दो टेक्निक्स के अंदर पढ़ते हैं। वो एक हमारी टेक्निक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक हमारी टेक्निक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सो वी हैव टू चॉइसेस, वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सिंपल सी बात है। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक वहां पर यूज की जाती है जहां पर लेबर ज्यादा है। जैसे इंडिया का मान लो, इंडिया को मान लो, बांग्लादेश मान लो, पाकिस्तान मान लो, इंडोनेशिया मान लो, जो एशियन कंट्रीज हैं, एशियन डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर लोग ज्यादा हैं, काम कम है, रहने की जगह कम है लेकिन लोग ज्यादा हैं। एक घर में 8-8 10-10 लोग रह रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर लेबर ज्यादा है, तो वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज किया जाएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जा सके, और वहां पर लेबर भी चीप होगी क्योंकि ज्यादा लोग हैं, है ना। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट दी दोज कंट्रीज जहां पर कैपिटल ज्यादा है, वैसे तो आपसे बात कर रहा हूं डेवलप्ड कंट्री की, लेकिन मैं यहां पर डेवलप्ड कंट्री की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा उस कंट्री की जहां पर कैपिटल ज्यादा है, वहां पर मैं कैपिटल ज्यादा यूज करूंगा। अब उस कैपिटल को मैं किस लिए यूज करता हूं मेरी मर्जी है, मैं उस कैपिटल से लैंड खरीदूं, मैं उस कैपिटल से मशीनरी खरीदूं, मैं उस कैपिटल से जो मर्जी करूं, इट डिपेंड्स ऑन मी एंड माई कैपिटल। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वहां यूज करी जाएगी जहां पर कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है, और क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी। अब मानो मेरे पास एक घर है, तो मेरे लिए एक घर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब अगर मेरे पास मानो 15 घर है, मेरे 15 फ्लैट है दिल्ली में, तो अब मेरे लिए ना प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। मतलब वैल्यू का मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ का फ्लैट है तो 1 करोड़ का ही रहेगा, वैल्यू का मतलब है मेरे लिए। अब मेरे पास एक घर है 1 करोड़ का, तो मैं उस मेरे लिए बहुत खास है वो। लेकिन अब मेरे पास 15 घर है, तो मेरे लिए अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक फ्लैट होना। मेरे पास एक गाड़ी है तो मुझे उस गाड़ी से बहुत प्यार है, लेकिन मेरे पास 15 गाड़ियां हैं, भगवान करे ऐसा हो जाए, आई एम जस्ट किडिंग। तो मेरे पास एक गाड़ी है तो मुझे उस गाड़ी से बहुत प्यार है। अब मेरा 15 गाड़ियां हो जाए तो मुझे किसी गाड़ी से कोई खास प्यार नहीं होगा, मेरे लिए सिंपल चीज रह जाएगी, वो ठीक है भाई गाड़ी है कोई बात नहीं यूज कर लेंगे। तो यहां पर क्या है, जब कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी के अंदर जो कैपिटल का रिलेटिव प्राइस है, कैपिटल की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए हम अगर 4 ऑप्शन पढ़े, तो फर्स्ट ऑप्शन इज लेबर सरप्लस इकोनॉमी, अगर लेबर सरप्लस इकोनॉमी तो वहां पर लेबर यूज करेंगे। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, देखो ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो सकता है, ये तो गलत है। डेवलप्ड इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज बेटर, अब देखो टेक्नोलॉजी और सिर्फ कैपिटल को मैं सिर्फ यूज नहीं करूंगा, वहां पर कैपिटल सरप्लस होनी बहुत जरूरी है, तो यहां मैं इसको कांटा लगाऊंगा क्योंकि मुझे यहां पे बी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट लग रहा है। डेवलपिंग इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज प्योर, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो मुझे डाउट ना सिर्फ एक इस ऑप्शन में होगा बच्चे को, और एक इस ऑप्शन में होगा। आपने यहां पर एक चीज देखनी है, यहां पर आपको डेवलप्ड इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज बेटर, सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करिए, वहां पर कैपिटल सरप्लस की बात नहीं करी गई। लेकिन हमें बात करनी है कैपिटल सरप्लस की। अगर हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन बी दिया गया है ना दोस्तों, हमें बी करेक्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर बी ज्यादा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, 7वें क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन का आंसर हमारा बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। विच द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 सेंट्रल क्वेश्चंस दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सपोज टू आंसर। 4 क्वेश्चन कौन से होते हैं देखो मैं आपको बताता हूं। पहले 4 क्वेश्चन पढ़ ले कौन कौन से हैं, उसके बाद अपने आंसर निकल ही आया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 4 questions. One is how to produce, second is what to produce, and
फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये तो तीन हो गए। चौथा होता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारे चार हो गए, एक, दो, तीन और चार। देखो चारों में से कौन सा है कौन सा नहीं है, चलो देख लेते हैं। पहला देखते हैं, फॉर हु प्रोड्यूसेस व्हाट, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ये होता है, तो ये गलत हो गया। क्या पूछा गया, देखो ये ध्यान दो, दिस इज नोट पूछा गया है, नोट कि इनमें से हमारे पास चार क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के अंदर। चार क्वेश्चन का मतलब क्या है, फोर सेंट्रल क्वेश्चन, फोर, तीन तो सेंट्रल प्रॉब्लम हो गई है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एक हम इसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है आपके सीए फाउंडेशन के कोर्स में। अगर आप 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा तीन चीजें होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। लेकिन सीए फाउंडेशन के कोर्स में एक चौथी चीज ऐड कर दी गई, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वैसे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन यहां पर हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, है ना। तो चार क्वेश्चन कौन कौन से हैं, हाउ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहला हमारा क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो ये तो नहीं हो सकता, नोट पूछा है ना। सेकंड पढ़ते हैं, व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस। देखो ये पता है व्हेन, ये आया व्हेन, व्हेन का मतलब हो गया यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइम की। मैं इन चारों को देखूं, हाउ, व्हाट, फॉर हुम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, का यहां पर टाइम की बात हो रही है, यहां पर टाइम की बात कहीं पर नहीं हुई है, ड्यूरेशन की बात कहीं पर नहीं हुई है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 एकदम, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। बट मैं हर बच्चे को ये एडवाइस करूंगा कि चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें। हु कंज्यूम्स व्हाट मतलब फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये हो गया हमारा, हो गया फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, तो ये हमारा पहला है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, सी है हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, डी है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। बट हमारा जो बी है, बी इज टॉकिंग अबाउट दी व्हेन टू प्रोड्यूस, व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस। तो व्हेन की बात नहीं हो रही, टाइम ड्यूरेशन की बात कहीं पे हो ही नहीं रही है, इसीलिए हमारा आंसर करेक्ट होगा। वैसे तो चार प्रॉब्लम में से, चार सेंट्रल क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हमने नोट ही, हमने वही चुनना है जो नहीं है, नोट पूछना है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। बहुत सिंपल आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोडक्शन के लिए आपको सबसे जरूरी चीज क्या है। आप सोच रहे होगे लेबर, आप सोच रहे होगे रॉ मटेरियल, आप सोच रहे होगे पैसा, नहीं, सबसे जरूरी है कैपिटल, सबसे जरूरी है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स भाई कौन कौन से होते हैं बताओ, आगे बात करेंगे। सबसे जरूरी है कैपिटल गुड्स। अगर आपके पास कैपिटल गुड्स आपकी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा है, यानी कि आपके पास लैंड बहुत ज्यादा है, आपका मशीनरी बहुत ज्यादा है, तो देखो टेक्नोलॉजी को भी कैपिटल गुड बोल सकते हो आप, क्योंकि आपको आगे जाके प्रॉफिट कमा के देगी वो। तो हम टेक्नोलॉजी को भी कैपिटल गुड्स के अंदर कभी कभी मान लेते हैं। लार्जर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। पढ़ लेते हैं ऑप्शन में कैपिटल गुड्स है कि नहीं है। फर्स्ट हमारा है कंज्यूमर गुड, कोई पॉइंट नहीं है इस बात का। सेकंड इज कैपिटल गुड्स, एकदम करेक्ट आंसर है। एग्रीकल्चर भी नहीं होगा, पब्लिक भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन का आंसर होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार देख लो कैपिटल गुड्स होता क्या, व्हाट आर द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर मोस्टली फिक्स्ड एसेट्स, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट का मतलब जिसको आप इजीली लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब मैं एक लैंड खरीदूंगा, मानो मैंने 50 लाख का एक लैंड खरीदा, अब मैं उसको रखूंगा ना कुछ टाइम के लिए। अब मैंने फैक्ट्री बनाने के लिए एक लैंड खरीदा, उसको मैं रखूंगा। मैंने एक मशीनरी मंगवाई चाइना से या कहीं जापान से, कोरिया से या फिर इंडिया से परचेज करी है, उस मशीनरी का प्राइस है 5 करोड़ रुपए। मशीनरी महंगी महंगी आती है इतनी, तो मैं 5 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीद के उसको अगले दिन बेच तो नहीं दूंगा ना, उसको रखूंगा। एक बिल्डिंग बनाई है, उसको यूज करूंगा, मतलब ये काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हैं। ये आपकी फ्लक्चुएटिंग वाली एसेट नहीं है कि आज खरीदी बेच दी। दीज आर नॉट योर लिक्विड एसेट्स, दीज आर योर फिक्स्ड एसेट्स, जो आई और धड़ाम करके बैठ गई कि अब मैं एसेट्स बन गई और मेरे को यूज करो। ठीक है ना। तो कैपिटल गुड्स आर मोस्टली फिक्स्ड एसेट्स दैट आर परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। अब हम इन कैपिटल गुड्स को यूज करते हैं कंज्यूमर गुड्स बनाने में। अब कैपिटल गुड्स कौन कौन से ये देख लो, जैसे कि बिल्डिंग, इक्विपमेंट या मशीनरी, फर्नीचर एंड मोर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है जी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स इज कॉमनली यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको छोड़ दो अभी, ये समझ लो कैपिटल गुड्स क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। समझ आ गया दोस्त, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 10, अब आगे 10वें क्वेश्चन पे।
द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। मैं आपको बात समझाता हूं, एक समझना और समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं, देखो ये लिखा है ना पॉइंट, ओन्ड एंड कंट्रोल, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। इफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पब्लिक या फिर गवर्नमेंट, सो इट इज सोशलिज्म। इफ इट इज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स, इट इज कैपिटलिज्म। यहां आते हैं, इफ इट इज कंट्रोल्ड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, देन इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सिंपल, अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, दैट इट मीन्स सोशलिज्म बोला जाएगा उस इकोनॉमिक सिस्टम को। एंड इफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर, तो इसका मतलब कैपिटलिज्म है। अगर दोनों मिलके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन और कंट्रोल कर रहे हैं तो मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भाई इतना समझाने के बाद भी अगर आंसर नहीं ढूंढ सकेंगे हम, तो फिर तो धिक्कार है हम पे मेरे दोस्त। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, कैपिटलिज्म, क्योंकि यहां पे क्या लिखा गया है, प्राइवेट इंडिविजुअल, और जब प्राइवेट इंडिविजुअल काम करेंगे तो क्या होगा, कैपिटलिज्म होगा। सिंपल, आ गया समझ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब देखो 3 इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। थोड़ा सा डीप में मैं नहीं जाना चाहूंगा अभी, क्योंकि हम एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। अदरवाइज तो मैं इन 30 क्वेश्चन पर ही 3 घंटा आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 1 घंटे के आसपास ये पूरा एक वीडियो, एक आज का सेशन खत्म हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, macroeconomics is the study of, and I have already explained you in my revision classes in the last episode of our part 1 of this chapter, जब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे थे कि माइक्रो और मैक्रो का जो डिफरेंस है हम ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, लेट्स टॉक अबाउट दी ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए इज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कैरसिटी, नहीं ये नहीं होगा। द नेशनल इनकम एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल, देखो ये वाला हो सकता है क्योंकि वहां पर नेशनल इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है। तो हम यहां पर वैसे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, एग्रीगेट की। हम बात करते हैं यहां पे एग्रीगेट की। एग्रीगेट मतलब एक कलेक्टेड, पूरे की बात करते हैं, होल की। अगर मैं यहां पर आपको और समझाना चाहूं इस तरीके से, तो यहां पर हम बात करते हैं होल सिस्टम की, होल इकोनॉमी की, इंप्लॉयमेंट की, टोटल इंप्लॉयमेंट, टोटल इन्फ्लेशन, कैपिटल, मतलब पूरा जो हमारी एक मनी एंड बैंकिंग है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेशनल इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा ही आएगा। बिग बिजनेसेस, भाई ये नहीं हो सकता मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, गलत है। द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस, तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, द नेशनल इनकम एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। 4 ऑप्शन जरूर पढ़ा करो। देखो मुझे तो पता है ना, मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा भी हूं, थोड़ा सा 1% ज्यादा इंटेलिजेंट भी हूं। और देखो इंटेलिजेंट वही है जिसको ज्यादा नॉलेज है, मुझे पता है थोड़ी ज्यादा। अभी जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो सीए बन जाओगे, हो सकता है कि मेरी नॉलेज आपके आगे एकदम पानी भरे और आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओ। लेकिन अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट मुझे मान लेते हैं। तो इसलिए मुझे ऑप्शन बी तक आते आते ये पता लग गया कि भाई ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। लेकिन आपने एग्जाम में चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हुए चैप्टर वाइज आपको एक आइडिया लगता है, क्योंकि मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा भी दूंगा साथ साथ, तो आपको लगेगा कि काफी इजी क्वेश्चन है। लेकिन जब आपके रियल एग्जाम में चैप्टर 1 से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा ना, तो दोस्त कॉन्सेप्ट को याद करने में डिफिकल्टी होगी। इसीलिए क्वेश्चन को समझो, 4 ऑप्शन पढ़ो और फिर एक करेक्ट आंसर लगाओ, जो आपको एकदम बेस्ट लगता हो उसको आंसर लगा कर आओ। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं दोस्त। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल अंडर। अब देखो थोड़ा समझाता हूं इस चीज को। एक्सप्लॉइटेशन और इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा कब होगा,
ये सबसे ज्यादा तब होगा जब इक्वेलिटी इन इनकम होगा, इक्वेलिटी इन वेजेस होगा, इक्वेलिटी इन सैलरी होगा। गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर ये किसी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है तो वहां पर एक्सप्लॉइटेशन और इनइक्वालिटी सबसे कम होगा। और ये फीचर है आपके सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के, या फिर बोला आप सोशलिज्म के। तो आपके अगर ऑप्शन में कहीं भी सोशलिज्म दिया गया है तो वो आपका आंसर करेक्ट है आपका, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए। अब देखो, अगर किसी बच्चे को यह नहीं पता कि सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो अगर सच में नहीं पता तो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस रेफर्स टू, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन करती है गवर्नमेंट। सिंपल बात है ना, एडमिनिस्ट्रेशन करती है गवर्नमेंट। अब सोच लो, जो आपके स्टेट में, आपके विलेज में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, है ना। बेसिकली तो गवर्नमेंट है ना ब्यूरोक्रेट्स, आपका दोस्त है, लेकिन कोई प्राइवेट प्लेयर थोड़ी है कोई ब्यूरोक्रेट, कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, कोई आपका गवर्नमेंट का पार्ट है ना वो लोग, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस रेफर्स टू, मतलब ऐसे प्राइसेस जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक ग्लास कितने का बिकेगा, ये मतलब है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का। पढ़ते हैं भाई, वैसे देखो और समझाए तो सिंपल कर दूंगा पढ़ने से पहले ही, कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का एक फीचर है। ठीक है जी, चलो। प्राइसेस डिटरमाइंड बाय फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, गलत, क्योंकि ये बात कर रहा है मार्केट, ये बात कर रहा है मार्केट इकोनॉमी की। मैं बात कर रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, यानी कि प्राइस आर ऑलरेडी डिसाइडेड, एंड व्हेन प्राइसेस आर ऑलरेडी डिसाइडेड तो डिमांड और सप्लाई का तो काम वहां पर खत्म हो गया ना दोस्त। अब मानो कि सिंपल कर लो, पी लो पानी, ये पानी का ग्लास है और मैंने ये पानी का ग्लास बनाया और गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाल दी कि इतने साइज का पानी का ग्लास 15 रुपए का बिकेगा, उससे ऊपर या उससे कम मार्केट में नहीं बिक सकता। यह है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसीलिए हमें प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी दुनिया में नहीं देखने को मिलती। तो ये एक ऑलरेडी डिसाइडेड प्राइसेस हैं, तो ये है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस ऑफ दैट वाटर ग्लास और दैट ग्लास। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, प्राइसेस डिटरमाइंड बाय सेलर्स इन द मार्केट, गलत। प्राइसेस डिटरमाइंड बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट, एकदम करेक्ट आंसर है ये। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस इज द फीचर ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम या फिर सोशलिज्म, सिंपल। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। देखो आपके सामने आ गया मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। एन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस इज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज डिक्टेटेड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एज अपोज्ड टू बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्टिंग अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड। यहां पर ना बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए बार बार मैं थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस, कि भाई एक इकोनॉमिक्स के अंदर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था, थोड़ी उसकी लैंग्वेज चेंज थी। तो पढ़ते हैं, आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये तो ठीक है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लिमिटेड है। आगे बढ़ते हैं एक बार, कंज्यूमर डू नॉट हैव एज मच मनी एज दे वुड विश, कोई पॉइंट नहीं है इस बात का, तो भाई काट दो इसे। देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ।
रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन एन ऑप्टिमम वे। मतलब ये तो कोई पॉइंट समझने वाला नहीं है ना कि रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज, ये नॉट ऑलवेज ऐसी टर्म्स होती है ना, दीज आर वेरी एक्सट्रीम टर्म्स, दीज आर वेरी एक्सट्रीम टर्म्स। तो इन चीजों को ना हम नहीं कर सकते। जब आपकी टर्म्स इतनी एक्सट्रीम्स है ना दोस्त, फिर कोई फायदा नहीं उस बात का। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रख लो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इट इज अ मॉडरेट और आई वुड से फॉर अ 12th क्लास स्टूडेंट इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं आपको ऐसा बोलूंगा, अगर आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो इट्स वेल एंड गुड, आपकी प्रिपरेशन बहुत बड़ी चल रही है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो सकता है कि ठीक चल रही हो, लेकिन थोड़ा एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्योंकि इस चार ऑप्शन में से मुझे कहीं ना कहीं कुछ कुछ डाउट समझ आ रहा है कि बच्चों को डाउट होगा। कंज्यूमर डू नॉट हैव एज मच मनी एज दे वुड विश, ऐसा तो देखो कोई इसका पॉइंट नहीं है। देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम बच्चों को माइंड में लग सकती है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। लास्ट, रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन एन ऑप्टिमम वे, तो बच्चों को लगता है कि भाई देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो ये पॉइंट भी ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा। When we are talking about the central economic problem, we are talking about there is a limited resources available and our wants and our wishes, our requirement is unlimited. That is why option number A is absolutely एकदम correct. ठीक है दोस्त? Question number 16. Scarcity definition of economics is given by very very static question. इसका आंसर हमारा है, हमारे प्यारे रॉबिन्सन अंकल ने ये बोला था कि means are स्कार्स, स्कैरसिटी ऑफ मींस, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं हमारे प्यारे रॉबिन्सन अंकल। तो हमारा ऑप्शन यहां पे एकदम सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 16 की बात करें अगर हम, तो ये हमारे प्यारे से गोरे से एकदम बढ़िया इन्होंने बाल पीछे किए हैं एकदम संजय दत्त की तरह। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स। देख लो, स्कार्स मीन्स, यही बात है। दिस इज टॉकिंग अबाउट द स्कार्सिटी। किसने दिया? हमारे प्रोफेसर लायनल रॉबिन्सन ने। भाई अब लायनल है, ये लियोनल है, या फिर लियोन है, मुझे नहीं पता। मैं इनको प्यार से रॉबिन्सन अंकल बोलता हूं, क्योंकि जब हम मिलते हैं दोनों एक दूसरे से तो हम ऐसे ही प्यार से एकदम घनिष्ठ मित्र की तरह मिलते हैं। मेरे लिए रॉबिन्सन अंकल, इनके लिए मैं साहिल बेटा हूं। ठीक है जी, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, द डेफिनेशन साइंस विच डील्स विद वेल्थ ऑफ नेशन, साइंस विच डील्स विद वेल्थ ऑफ नेशन वॉज गिवन बाय, ये किसने दिया है? देखो ये है ना, ये वाला पॉइंट, ये वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर आपको ये वाला कीवर्ड याद है तो दोस्त आंसर देना बहुत आसान है। ये वेल्थ ऑफ नेशन की बात करिए किसने? हमारे प्यारे अंकल एडम भैया ने, एडम स्मिथ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। दैट इज हमारा करेक्ट आंसर इज सी, एडम स्मिथ। देखो आपको मैं ये क्वेश्चन क्यों मैंने इंक्लूड करे हैं, ये कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट वाले, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ना कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस विच डील्स विद द वेल्थ ऑफ नेशन, दैट डेफिनेशन was given by Adam Smith. Question number 18. Which of the following is not one of the feature of capitalist economy? Again, फिर आगे भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, भाई ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर है। तो यहां पर लिखा है, देखो बच्चा पढ़ लो नोट, ये आपको बहुत दुख देगा जिंदगी में अगर ये क्वेश्चन गलत करा है तो। किसकी वजह से? आंसर नहीं आता अलग बात है, लेकिन अगर नोट नहीं पढ़ा तो बहुत दूर देखा। बहुत बच्चे गलती करते हैं। मैंने भाई देखो, मैंने आज तक हजारों बच्चों को पढ़ाया। यूपीएससी के बच्चे तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मानते हो नहीं बात? तो जो बच्चा यूपीएससी दे रहा है, अब आप तो 12th पास करके आए हो, लेकिन जो बच्चा यूपीएससी दे रहा है ना, वो लोग, हो सकता है कुछ बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन 2 साल 3 साल 4 साल से कर रहे होते हैं। उनके एज 26 27 तक होती है? वो बच्चे भी गलती कर देते हैं। वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते ठीक से, नोट नहीं पढ़ते क्वेश्चन के अंदर, और फटाफट आंसर लगा देते हैं। अब मानो अगर आपने क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,
पहला ऑप्शन राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप करेक्ट लगा के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन यहां पर नोट लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगर मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ूं तो दिस इज दी वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो हमारा यहां पर यह आंसर नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर, हमारा ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, अरे दोस्त कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हो, धंधे की, बिजनेस की बात कर रहे हो और प्रॉफिट नहीं होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंपटीशन भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर है। तो ए बी डी तीनों गलत है, डी ए बी डी तीनों गलत है, सी एकदम 100% 100% करेक्ट है और आप जीत चुके हैं 25 लाख रुपए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, देयर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज, इकोनॉमिक स्टडी की नीड क्यों है, क्वेश्चन समझते हैं। द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, भाई इसके लिए जरूरत है। द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है मेरे दोस्त, तो आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। वेरी सिंपल, इकोनॉमिक स्टडी क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना इकोनॉमिक्स पढ़ी क्यों जाती है। इकोनॉमिक स्टडी करी जाती है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल उनको ऑप्टिमाइज यूज किया जाए, कि जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइज तरीके से यूज किया जाए, उनको ऐसे यूज ना किया जाए कि भाई उनका यूज तो हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा बढ़िया। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ये दोनों स्टेटमेंट एकदम ठीक है। बस स्टेटमेंट नंबर सी, द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दैट इज व्हाई आवर आंसर शुड बी एंड आवर आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे हम। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, अगेन द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, बट इट इज बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 1 इज इट एंश्योर दैट ऑल, देखो पहले तो लिखा यहां पे इट, थोड़ी इंग्लिश पढ़ाऊं आपको मैं, इट एंश्योर्स होगा यहां पर, ये होना चाहिए इट एंश्योर्स। इट एंश्योर्स दैट, इट लिखा ना यहां पे, तो इट होगा तो इट के साथ एस लगता है। इट एंश्योर्स दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी एप्रोप्रिएटली टैकल्ड, भाई ये तो आंसर करेक्ट है लेकिन आगे पढ़ लो क्या पता इससे को बड़ी आंसर दिया हो। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, ठीक ये भी है, इकोनॉमिक स्टडी से हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन हमने चूज करना है बेस्ट आंसर, ये भी ठीक है। इट अनेबल टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव, ये भी ठीक है। इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना। अब देखो ये भी ठीक लगा मुझे ये वाला भी ठीक लगा, मुझे ये वाला भी ठीक लग रहा है। इट गिव्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, भाई ये गलत है, किसी भी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन इकोनॉमिक स्टडी से नहीं मिलता। हमें रिसर्च करके पढ़ाई लिखाई करके हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूं कि मुझे कुछ पढ़ाई करके कुछ समझ के रिसर्च करके एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल गया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसी कोई बात नहीं हो रही मेरे दोस्त, ऐसी गेम नहीं चल रही है ना, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे आजकल के। तो भाई डी तो गलत है। अब मुझे ए बी सही लग रहा है, मुझे बी बी सी लग रहा है, मुझे सी बी सी लग रहा है। मोस्टली टाइम पे अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट और आपको नहीं समझ आ रहा हो, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। 100 में से अगर 2-3 क्वेश्चन छोड़ दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो तो मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ेंगे। इट एंश्योर्स दैट ऑल प्रॉब्लम्स, इट एंश्योर्स दैट ऑल प्रॉब्लम विल बी एप्रोप्रिएटली टैकल्ड। इकोनॉमिक स्टडी हमें यह बताती है कि हम प्रॉब्लम को कैसे एग्जामिन करेंगे, टैकल कैसे करेंगे वो बात नहीं हुई अभी तक पूरी तरीके से। हमें इकोनॉमिक स्टडी ये बता रही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ऑप्टिमाइजली कैसे यूज करना चाहिए। तो प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया गया अभी तक, हाँ टैकल किया जाएगा लेकिन एंश्योर नहीं कर सकता। अब पॉइंट यहां पे देखो जैसे लिखा है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, एग्जैक्ट नहीं मिल सकता किसी चीज का आंसर, एंश्योर नहीं कर सकते कि भाई एंश्योर कैसे कर दोगे। हाँ भाई अगर आपने इकोनॉमिक स्टडी कर ली तो आप एंश्योर हो गया कि आप इकोनॉमिक की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लोगे। कि जैसे अगर मानो आपने 4 महीने पढ़ लिया तो एंश्योर्स नहीं होगा कि हाँ भी आपका सीए फाउंडेशन निकल ही जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम के टाइम पे आंसर टिक करने पड़ेंगे, सही आंसर टिक करने पड़ेंगे। तो ए हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट गलत हो गई, ए गलत कर दी, डी गलत कर दी, बी पढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, मुझे दोनों ठीक लग रहे हैं लेकिन मैं दोनों में से अगर कोई एक चीज करूंगा तो मैं चूज करूंगा सी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, तो हमारा बी भी यहां पर गलत हो गया। तो ए बी और डी गलत है, हमारा ऑप्शन हमारा सी, सी ऑप्शन एकदम यहां पर करेक्ट है। ठीक है दोस्त,
क्वेश्चन नंबर 21, द मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, और यू कैन से मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहां पर यह पूछा गया है कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब मैंने आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों बताया, क्योंकि आप लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन रिवीजन क्लासेस में या अपने आप जरूर पढ़ी होगी। आपको मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स वाला वर्ड मिला है या नहीं मिला मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आप में से 10 लोगों को मिला हो, 10 लोगों को ना मिला हो, मुझे नहीं पता ना दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, इट अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करो तो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, इट्स जस्ट अ थ्योरी कॉन्सेप्ट, गलत है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब यही है कि हमें इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को बिजनेस प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड करके बिजनेस को ग्रो करना है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से थ्योरीज को पढ़ेंगे, फिर उन थ्योरीज को बिजनेस प्रैक्टिस में यूज करके बिजनेस को ग्रो करेंगे। दिस इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो स्टेटमेंट नंबर बी एकदम गलत है। ट्रेन्स मैनेजर्स हाउ टू बिहेव इन रिसेशन, और नहीं कहा क्या, नहीं ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ रिसेशन की बात तो यहां पे आई नहीं है भाई कोई। प्रोवाइड्स द टूल्स विच एक्सप्लेन्स वेरियस कॉन्सेप्ट, वेरी वेग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर ए इज एकदम 100% 100% करेक्ट। आप जीत चुके हैं 50 लाख रुपए, जिसने सही किया है उसने। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एकदम सही, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड पर्टिकुलर फर्म। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल की, एक हाउस होल्ड की, एक इंडस्ट्री की, एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात करते हैं, तो इट इज अ राइट स्टेटमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, सी नहीं होगा, डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। 22nd क्वेश्चन का हमारा आंसर है बी, बोथ ए एंड बी, दोनों करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। तो अब ये थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड है, मतलब नॉट स्टेटमेंट बेस्ड, ये थोड़ा एक केस स्टडी के टाइप है, छोटी केस स्टडी। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मिस्टर सतीश, क्या लिखा है, मिस्टर सतीश हायर्ड अ बिजनेस कंसल्टेंट टू गाइड हिम फॉर ग्रोथ ऑफ हिज बिजनेस। जब आप सीए बन जाओगे ना, तो आपको भी बड़े बड़े लोग, स्टार्टअप ओनर्स, एंटरप्रेन्योर, जो बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो आपको एज अ बिजनेस कंसल्टेंट हायर करेंगे कि हमारी आईपीओ करवा दो, हमें बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर दो, हमारा बिजनेस प्लान बनवा दो, हमारा इतना प्रॉफिट है, लास्ट 5 साल का हमें फंडिंग दिलवा दो। अब सीए वाले, जो लोग सीए बन चुके हैं, वो सारे काम करते हैं ये वाले। तो आगे बढ़ते हैं। अब कंसल्टेंट को, सतीश जी ने कंसल्टेंट को हायर किया कि भाई हमें गाइड करो, हमें ग्रोथ कैसे करनी है। तो द कंसल्टेंट विजिटेड सतीश जी की फैक्ट्री एंड सजेस्टेड सम चेंजेस विच with respect to staff appointment, loan availability and so on. Which approach is that consultant using? अब यहां पर कंसल्टेंट का काम है, और कंसल्टेंट बात कर रहा है किसकी, एक फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब क्या है, इंडिविजुअल फर्म। इंडिविजुअल फर्म का मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर कहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, तो इकोनॉमिक्स मैंने बहुत सुंदर लिख दिया ना, कोई बात नहीं, सुन भी तो रहे हो ना आप लोग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है इंडिविजुअल फर्म। इंडिविजुअल की अगर हम अगर इंडिविजुअल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर ऑप्शन में, आंखें बंद कर लेते हैं, अगर ऑप्शन में माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया गया है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को टिक कर दो। दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ए पे दिया गया है ना। अब सर कहोगे, आपको कि सर क्या फालतू के ड्रामे करते रहते हो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। कि सर क्वेश्चन बनाया आपने, क्वेश्चन की पीपीटी आपने बनाई है, आपको तो पता ही आंसर ए है, तो थोड़ा सा मजाक भी तो जरूरी है ना मेरे दोस्त। मजाक नहीं करूंगा तो मजा कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रॉफिट मोटिव इज अ मेरिट ऑफ। पैसा कमाना किस चीज का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक मेरिट है, बेसिक एडवांटेज है। प्रॉफिट मोटिव हमारा कहां होता है, बिजनेस। जब हम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारा एक ही मोटिव, दैट इज प्रॉफिट।
जब हमारा प्रॉफिट एक सिर्फ मोटिव है तो हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की, तो हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म। अगर कैपिटलिज्म दिया गया है, ए गलत हो गया, बी करेक्ट है, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। आंसर होगा 24 का बी, दैट इज कैपिटलिज्म। प्रॉफिट मेकिंग इज द होली सोली ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अ कमांड इकोनॉमी। कमांड मतलब जहां पर सारी चीजें, एवरीथिंग, थोड़ा सा लिखे जरा, वहां जहां पर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड and owned by the government, this is the command economy। थोड़ा सा और पढ़ लें इसके बारे में, पढ़ लेते हैं भाई। एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, और ज्यादा बोल सकते हो तो एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। इकोनॉमिक सिस्टम में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय हुम, द गवर्नमेंट। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की। तो हमारे यहां पे 25वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आई एम श्योर कि आप लोग जो 25 क्वेश्चन अगर पूरे देख चुके हो, अगर जिसने पास होना भाई वो तो देख रहा होगा, जिसने पास नहीं होना वो 2 4 10 क्वेश्चन के बाद वीडियो को छोड़ के चला गया होगा। जिसने पास होना है, जिसका एग्जाम है भाई दिसंबर के मिड वाले डेट्स में, है ना, दिसंबर जो अटेम्प्ट दे रहा है, उसके लिए तो ये टाइम इतना क्रूशियल है ना कि आपको 10-10 घंटे बैठ के पढ़ना चाहिए भाई। सीए फाउंडेशन कवर करोगे, क्लियर करोगे, तभी तो आगे जाओगे सीए करने के लिए, तभी तो इंटर में एंट्री करोगे मेरे दोस्त। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद, सिंपल है, बहुत सिंपल है तो, आई थिंक इजिएस्ट क्वेश्चन। द इकोनॉमी एज अ होल गलत, द इंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री गलत, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एकदम करेक्ट, द इंटरेक्शन विद द इंटायर इकोनॉमी गलत। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, सी हमारा एकदम यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय जे.एम. काइनीज। कहते हैं ना काइनीज इकोनॉमिक सिस्टम या काइनीज इकोनॉमी, काइनीज बोलो, जो मर्जी बोल लो यार, कोई बात नहीं, इसे पता होना चाहिए कि जे.एम. काइनीज ने लिखी है। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय जे.एम. काइनीज। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी है, एडम स्मिथ ने लिखी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आंसर दिया हुआ है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज रिटन बाय जे.एम. काइनीज। हमारा आंसर सी एकदम करेक्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। आगे बढ़े, चलो आपके लिए टेबल दी गई है, टेबल में आपके नाम दिए गए हैं, बुक का नाम और ऑथर का नाम। सबसे पहले दिया गया द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो लिखी है एडम स्मिथ ने। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसका नाम मैं भूल चुका था, वो लिखी है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज ऑथर्ड बाय और रिटन बाय जॉन माइनार्ड केन्स, या फिर केनीज, केना, जो मर्जी बोल लो, लेकिन याद रखना इस बात को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कुछ ध्यान दिया, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पर बात हो रही है किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर बात करूं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, तो बात मैं कर रहा हूं एडम स्मिथ की। स्टीव स्मिथ की बात नहीं कर रहा हूं कि क्रिकेट का एकदम भूत निकला अंदर से, एडम स्मिथ की बात कर रहा हूं। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आई एम टॉकिंग अबाउट जे.एम. काइंस, या फिर जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, जिन्होंने बुक भी लिखी है। दैट इज वाई हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। ठीक है दोस्त, चलो। मिस्टर स्कंद कुमार wants to study the national income. This is the keyword here, national income. And when we are talking about the national
income, it means we are talking about macro इकोनॉमिक्स। सिंपल। अगर आपके ऑप्शन में मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया गया है तो उसको टिक करो, बिल्कुल दिया गया है। ए एकदम ठीक हमारा आंसर है। प्राइस थ्योरी मतलब नहीं है, फैक्टर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, ओ गलत कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, देख ही नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर वहां पे सही लिखा है। चलो कोई नहीं, इरेज कर देते हैं भाई, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, इरेज कर देते हैं। गलती हो जाती है यार, गलती हो जाती है भाई से। यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स गलत है, प्राइस थ्योरी इज द अनदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स गलत है, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन ये भी गलत है। यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स एकदम करेक्ट होगा। 29th क्वेश्चन का आंसर है डी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। 30th एंड द लास्ट क्वेश्चन। अब देखा आपने, मैंने एक चीज करी, जब मुझसे कुछ गलत प्रोनाउंस हो रहा था तो मैं 2 मिनट, मैंने 1 सेकंड का पॉज लिया, खुद को ऐसे संभाला, फिर आंसर किया, फिर बोला 30th। एग्जाम में जाओगे ना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, ऐसे टप्पे चल रहे हैं, क्या हो गया भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो आपने अपने आप को थोड़ी देर बैठना है, ऐसे 2 सांसें भरनी है, आराम से सोचना है, फिर पेपर स्टार्ट करना है। मैं आपको बिल्कुल लिख के दे रहा हूं, पेपर देखने का नजरिया बदल जाएगा एकदम से। थोड़ा सा काम रहा करो, कंपोज्ड रहा करो, काम कंपोज्ड रहोगे ना तो अपने आप डिसीजन पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। हु मेक्स डिसीजंस फॉर द पब्लिक सेक्टर इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी? पब्लिक सेक्टर के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर डिसीजन कौन लेता है? मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक प्लेयर दोनों मिलकर काम करते हैं। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उसको प्राइवेट प्लेयर फॉलो करते हैं। कहां पर? प्राइवेट सेक्टर में। बट पब्लिक सेक्टर के सारे डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट ओनली। तो ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल गलत हो गया, गवर्नमेंट ठीक है, बिजनेस गलत हो गया, इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट गलत हो गया। हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बी, दैट इज गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी में अगर आपको कंफ्यूजन है तो इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट के अंदर अगर आप क्वेश्चन ये होता कि इकोनॉमिक सिस्टम में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी फिर भी ठीक हो सकता था कि इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। बट यहां पर पूछा गया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर के सारे डिसीजन कौन लेता है। अब इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के सारे डिसीजन गवर्नमेंट खुद लेगी ना, आपसे या मुझसे थोड़ी पूछेगी। कौन है हम दोनों? कुछ नहीं है। मैं एक आपका टीचर हूं, आपका बड़ा भाई हूं, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई करो, सीए क्लियर करो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको पास कराऊंगा, छोटी। गवर्नमेंट मुझसे आपसे क्यों पूछेगी? अपने डिसीजन गवर्नमेंट खुद लेगी। किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट अपने डिसीजन लोगों से पूछ के नहीं लेती है। अब इसको डेमोक्रेसी से कंपेयर मत करना, ये इकोनॉमिक सिस्टम की बात करो, पॉलिटिकल सिस्टम है कि ज्यादा दिमाग चलने लग जाए। वैसे तो आप लोगों को इतना नहीं पता होगा, कॉमर्स के बच्चे हो, क्योंकि थोड़ा सा आर्ट्स वाला पोर्शन है। पता है, गुस्सा नहीं, पता है तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। मैं तो कहता हूं कि अपनी पढ़ाई से ज्यादा भी चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ ध्यान लगाओ सीए फाउंडेशन पे। और हमारा आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है कि आई एम श्योर कि आपको आज की क्लास लेके 30 क्वेश्चन सोल्व करके पता लगा होगा कि आप लोग कितने पानी में हो। अगर डूबे नहीं हो, अभी सही है, मामला अच्छी पढ़ाई चल रही है, क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हमारी स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हो तो आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करो। स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आप मेरा कोड साहिल एम यूज करके क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो। कोर्स को परचेज करते हुए मेरी क्लासेस को, मेरा कोड यूज करके आप क्लासेस को परचेज कर सकते हो, कोर्स को परचेज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको कोई क्लास देखनी है, अगर मेरे कोड से कोई क्लास अनलॉक होती है तो उससे बढ़िया मेरे दोस्त मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो यहीं पर हम आज की क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको आज की क्लास, आज के 30 क्वेश्चन, मेरी मेहनत, थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा सकता हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। लगता है दोस्तों के काम आ सकती है तो सेल्फिश नहीं बनना, वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट क्लास के लिए 2 चीजें करनी है कि नेक्स्ट क्लास पता लगे कब आई है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहो और अपने पेरेंट्स को पास होकर प्राउड फील कराओ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।